हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर अंग्रेजी विषय का पवन सीरीज देखेंगे और इसमें हम देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपके पार्ट नंबर 10 तक हो चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 11। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा दिया हुआ है, जबकि आपको केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चूँकि इसमें बहुत डिटेल में दिया है तो हम आपको डिटेल में ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट करके लिखना रहेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को समझे रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी लिखने में। बस आपको मेन पॉइंट समझना है। बाकी हम पढ़ने को तो हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आपको जब आप अच्छे से डिटेल में समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोरी, एक्सप्लेन द स्टेप फॉर क्रिएट द गुड स्टोरी। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टोरी के बारे में बताना है और जो स्टोरी बनाने का जो स्टेप होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हमें डिटेल करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आंसर देखते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी इज ए वर्क ऑफ फिक्शन, इट इज बेस्ड ऑन द ऑथर्स इमेजिनेशन। द शॉर्ट स्टोरी वेरीज एज मच एज इट्स ऑथर। इन द मोस्ट simplified description, a short story has a beginning, middle and an end। तो दोस्तों, एक छोटी कहानी उपन्यास का कार्य करती है, लेखक की कल्पना शक्ति पर आधारित होती है। बहुत ही सरल तरीके से कहा जाए तो एक छोटी कहानी में शुरुआत, मध्य और अंत होता है। क्लियर? अब यहाँ से हम देखते हैं, इट मोस्टली टेक्स हेल्प ऑफ नैरेटिव स्टाइल। ऑल ऑफ us narrate stories all the time. We are narrating to each other what we have done, what others have done. We are retelling the story of a book, film or serial from TV. We are relating an incident, accident or a serious discussion with our boss. हम में से हर कोई कहानी कभी भी लिख सकता है। हम कहानी में वे सब कुछ रख सकते हैं जो हमारे आसपास हुआ है, जो दूसरों के साथ हुआ है। हमारी कहानी किताब, फिल्म और टीवी सीरियल से संबंधित हो सकती है, या फिर किसी घटना या हमारे बॉस के किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत से संबंधित हो सकती है। क्लियर? यहाँ से देखते हैं। Such narration are like short stories except that they do not have the specific features of a short story। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स एंड रिजोल्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर कोई विशिष्ट चीज़ें नहीं, जैसा कि सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स एंड रिजोल्यूशन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसके फीचर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि हर शॉर्ट स्टोरीज में कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स और रिजोल्यूशन ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि दोस्तों स्टोरी तभी होती है जब उसमें क्लाइमैक्स भी हो और राइजिंग एक्शन भी हो, कॉन्फ्लिक्ट भी हो, रिजोल्यूशन भी हो। तो ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट स्टोरी में देखने को मिलती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। Development of a short story takes careful thought and planning. Not every writer work the same way. Some begins with the plot and create character to fill it। तो दोस्तों, प्रत्येक जो राइटर होते हैं, स्टोरी राइटर जो होते हैं, वो अपने अपने तरीके से स्टोरी को लिखते हैं, राइट करते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। यहाँ पे देखिए, some begins with plot and create a characters to fill it। कुछ लोग सबसे पहले प्लॉट यानी कि इसका जो मेन भाग होता है, स्टोरी का जो मेन भाग होता है उसको डिसाइड करते हैं, फिर उसमें कैरेक्टर लाते हैं। और कुछ होते हैं जो कैरेक्टर को पहले रखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे करके उसमें प्लॉट को ऐड करते हैं। तो इस तरह से देखें तो अलग अलग राइटर की अलग अलग तरह की स्टोरी होती है। यहाँ पे आगे हम देखें, डिफरेंट ऑथर यूज डिफरेंट टेक्निक, बट फॉर अ बिगिनर to attempt a very short story or not more than 400 words, the following traditional pattern will be found most useful and effective। तो दोस्तों, अलग अलग जो राइटर होते हैं, अलग अलग जो ऑथर होते हैं यानी कि लेखक होते हैं, वो अपने अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करते हैं अपने शॉर्ट स्टोरी को किस तरह से मेंटेन करें। लेकिन अगर हम बात करें जो बिगिनर होते हैं, जो अभी
लेखन का कार्य आरंभ किए होते हैं वो 400 वर्ड्स से अधिक का स्टोरी नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर हम आगे देखें, और एक तरह से ट्रेडिशनल पैटर्न में हम देखें तो ये जो स्टोरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होती है। जो छोटी ही स्टोरी होती है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ थीम छिपी होती है जो हमें मोटिवेट करती है। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या है, डिटरमाइनिंग द थीम। सबसे पहले निश्चय करना थीम कि जो भी आप स्टोरी लिखने जा रहे हैं, चूँकि यहाँ पे आपको स्टोरी राइटिंग किस तरह से करनी है इसके बारे में बताना है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिटरमाइनिंग द थीम। इस क्या आप थीम को, किस तरह की थीम आप रखना चाहते हैं, उस थीम के बारे में सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। तो देखिए द थीम इज़ द बेसिक आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन ए स्टोरी। अ थीम समटाइम offers a moral as you would find in the Aesop's fables. Many themes are directed to convey a message. Some story writers believe that if you have no message, you have no story. The message could be. तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो थीम होगी वो किसी न किसी चीज़ से संबंधित होगी, उसका कुछ ना कुछ मोरल वैल्यू हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं किसी मैसेज से संबंधित हो सकता है। सारे लोगों का ये विश्वास होता है कि अगर स्टोरी में कोई मैसेज नहीं है तो वो कोई स्टोरी नहीं है। एक तरह से जो स्टोरी होती है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या क्या हो सकता है। द मैसेज कुड बी, मैसेज हो सकता है, क्या क्या मैसेज हो सकता है। आर पनिश्ड, द वर्चुअस आर रिवार्डेड। जो दुष्ट होते हैं वो पनिश किए जाते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे यहाँ क्या है कि विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स हाउ यू प्ले द गेम। ये अधिक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से खेल रहे हो, जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से खेल रहे हो। इसकी क्या थी, ये भी एक थीम हो सकती है। और यहाँ पे देखिए लिविंग बाई वंस प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड ग्रेट सेक्रीफाइस, डिसऑनेस्टी यूजुअली ruins a friendship। आगे हम देखें यू हैव नॉट ए स्टेट द मैसेज इन द स्टोरी एज इट डेवलप्ड एंड इट्स विल मेक द रीडर्स comprehend the message, but there are stories which do not bother about message. They highlight the character or incident or set a surprise for the end। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो थीम है उसका निर्णय लेना, और थीम यहाँ पे क्या क्या हो सकती है ये सारी चीज़ें भी हमने देखी, और किस तरह से थीम के माध्यम से स्टोरी को डेवलप किया जाता है, उसी के आधार पर ही स्टोरी में अलग अलग स्टेप होते हैं। आगे हम स्टेप देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत डिटेल नहीं करना, बस आपको यहाँ लिखनी है थीम के बारे में, थीम क्या क्या हो सकती है। अगर आपको कुछ भी याद है तो लिखिए, वरना आप यहाँ पे स्टेप नंबर 2 पर जाइए। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे तो आपको आउटलाइनिंग द प्लॉट, आउटलाइनिंग प्लॉट में आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगी। आउटलाइनिंग प्लॉट में आपका आता है सेटअप ए सिचुएशन। पहला क्या है, सेटअप ए सिचुएशन, जिसमें आउट द सिचुएशन द स्टोरी विल ग्रो। द सिचुएशन कैन बी इंडिकेटेड इन द ओपनिंग लाइन एंड डेवलपिंग ग्रेजुअली। कैरेक्टर विल अपीयर एंड इंटरेक्ट इन द सिचुएशन। तो दोस्तों सबसे पहले आउटलाइन में का जो प्लॉट एक तरह से है, उसमें एक सिचुएशन होगी जिसमें कैरेक्टर उस सिचुएशन के अंदर आएंगे और साथ ही धीरे धीरे वो आगे की तरफ स्टोरी बढ़ेगी। नंबर 2 पर है आपका इंट्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों जो भी कॉम्प्लिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि उलझन और संघर्ष होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। यहाँ तो ये सारी पहले आप देख लीजिए जितने भी ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से रिलेटेड 2 स्टोरी आपको इसी आंसर में आपको मिलेगी। तो जब ये आप पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद वो स्टोरी जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको सिचुएशन मिलेगी, कहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे, कहाँ पे आपको क्राइसिस मिलेंगे। क्लियर? तो स्टोरी में कैरेक्टर के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जो भी उलझने होंगी, वो इस पॉइंट्स के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? अब हम देखें यहाँ पे नंबर 3 पे डेवलप द क्राइसिस। थिंक व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डू द
results build additional more complicated conflicts. In other words, what is the rising action, what brings events to a crisis? The conflicts or complications will lead to action called the rising action. तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी कॉम्प्लिकेशन होंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो एक तरह से दोनों मिल करके ही एक राइजिंग एक्शन का काम करते हैं. द राइजिंग एक्शन विल क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशंस एंड टेंशन एंड विल रेज द स्टोरी अप टू द क्राइसिस. द क्राइसिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. तो दोस्तों जो भी यहाँ पे संघर्ष होगा इस स्टोरी में, उस स्टोरी के एक टर्निंग पॉइंट होगा, उसका उस कॉन्फ्लिक्ट का आगे हो जाएगा, वही टर्निंग पॉइंट ही क्लाइमैक्स होता है. जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, मूवी भी तो एक स्टोरी ही होती है, उसमें भी जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है उसको क्लाइमैक्स का नाम दिया जाता है. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लाइमैक्स क्या है, लीड अप द क्लाइमैक्स, थिंक व्हाट हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ द क्राइसिस. जो भी क्राइसिस का रिजल्ट होता है वो क्लाइमैक्स होता है, यानी कि जो भी संकट होते हैं उस संकट से किस तरह से जो कैरेक्टर्स होता है वो क्लाइमैक्स के माध्यम से दिखाया जाता है. इन द अदर वर्ड्स, व्हाट इज द क्लाइमैक्स? द क्लाइमैक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट. तो क्लाइमैक्स दोस्तों, अगर हम देखें कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें क्लाइमैक्स सीन जो होता है वो लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेके देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरे मूवी का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो क्लाइमैक्स का ही होता है. क्लियर? अब यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पे, ब्रिंग द स्टोरी टू ए क्लोज. तो दोस्तों क्लाइमैक्स के बाद क्या होता है, थिंक व्हाट इज द एंड रिजल्ट. तो दोस्तों क्लाइमैक्स के बाद मूवी लगभग एंड होने को होती है, तो एक तरह से अब एंडिंग जो एंड होगा वो किस तरह का होगा वो इस पार्ट के अंतर्गत आता है. तो नंबर 5 पे है, डू द कैरेक्टर्स चेंज. यहाँ पे कैरेक्टर्स को चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट में कभी कभी क्या होता है कि जो उसमें जो भी नायक होते हैं या फिर जो भी नायिका है या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए या ऐसी तरह की जो भी स्टोरी होती है तो उसमें कभी कभी कैरेक्टर्स चेंज भी हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं. कॉन्फ्लिक्ट एंड द क्राइसिस आर रिजॉल्व्ड, द फाइनल आउटकम इन द इज कॉल्ड द डिनाउंसमेंट. तो दोस्तों जो भी क्राइसिस है और जो भी उसमें क्लाइमैक्स होता है, उसके क्लाइमैक्स के बाद ही उसमें जो भी फाइनल आउटकम आता है वो डिनाउंसमेंट के नाम से जाना जाता है. क्लियर? यहाँ देखिए, आई थिंक ओवर द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आउटलाइन द प्लॉट ऑफ योर स्टोरी. तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये बोला जा रहा है कि आप अब ये एक स्टोरी को आउटलाइन करने के योग्य हो गए हैं. As illustration, let us analyze the plot of a very simple familiar nursery tale, Little Red Riding Hood. तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल तरीके से जो नर्सरी में स्टोरी सुनाई जाती है, फैमिलियर यानी कि हम परिचित हैं कह सकते हैं, वो लिटिल रेड राइडिंग हुड इनटू द इट्स 4 स्टेजेस, सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस एंड क्लाइमैक्स. तो लिटिल रेड राइडिंग हुड एक फेरी टेल की कहानी की तरह से हम कह सकते हैं. तो इसमें ये जो लड़की रहती है वो किस तरह से सिचुएशन उसके साथ होती है, किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किस तरह की क्राइसिस होती है और किस तरह से क्लाइमैक्स होता है, ये इस स्टोरी के माध्यम से हम देखेंगे. दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप ये पॉइंट सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस और क्लाइमैक्स देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस स्टोरी के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं. तो चलिए देखते हैं. देखिए दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन क्या है. रेड राइडिंग हुड सेट्स आउट टू विजिट हर ग्रैंड मदर. तो दोस्तों यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी माँ से कह करके अपनी दादी से मिलने जाती है. और सिचुएशन में बस इतना ही दिखाया जाता है कि वो अपनी दादी से मिलने जा रही है, विजिट टू हर ग्रैंड मदर. क्लियर? और कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे, रेड राइडिंग हुड मीट्स द विक्ड वुल्फ. और रास्ते में उसे एक दुष्ट भेड़िया मिलता है. यहाँ पे देखिए क्राइसिस क्या होता है. एज द एंटर हर ग्रैंड मदर्स रूम, शी इज अबाउट टू बी ईटन अप बाय द वुल्फ डिस्गाइज्ड एज द ग्रैंड मदर. तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्राइसिस में क्या होता है कि जब वो अपने ग्रैंड मदर के रूम में एंटर करती है, वो वहाँ पे जो भेड़िया रहता है वो पहले से ही
मौजूद रहता है और वो उसकी दादी को खा जाता है। वो इसको भी खाने के लिए झपटता है, लेकिन वो चूंकि अपनी दादी के पास आती है तो उसे रास्ते में भेड़िए के डर से वो परेशान होती है, तो उसे वुड कटर यानी कि एक लकड़हारा मिलता है। और नेक्स्ट क्या है, द वुड कटर अपीयर्स एट दैट इंस्टेंस एंड कट ऑफ द वुल्फ हेड। और भेड़िया मर जाता है और फिर भेड़िए का पेट काटकर, चूंकि ये फेरी टेल की तरह कहानी है तो इसमें भेड़िए के पेट को काटकर उसकी दादी को रेस्क्यू कर लेता है। जो वुड कटर होता है वो रेस्क्यू कर लेता है। तो एक तरह से यहाँ पर इसमें क्लाइमेक्स क्या था कि जो वुड कटर है वो उसकी दादी को बचा लेता है और वो फिर अपनी दादी से मिलके अपने घर वापस आ जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला सिचुएशन क्या था कि वो अपनी दादी से मिलने जाती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ कि उसे रास्ते में भेड़िया मिलता है। क्राइसिस क्या होता है कि उसकी दादी को भेड़िया खा जाता है। और क्लाइमेक्स क्या होता है कि उसकी दादी को उसका जो भेड़िया है उसका पेट काट के वुड कटर बचा लेता है। क्लियर? तो ये सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस और क्लाइमेक्स आपने देखा। इसी तरह से आप देखिए इसमें दूसरी स्टोरी भी दी हुई है। नाउ लेट अस टेक अप ओ हेनरी द गिफ्ट ऑफ मैगी एंड एनालिसिस इट्स प्लॉट इनटू द 4 डेवलपमेंट स्टेज। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी स्टोरी आप देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। देखिए इसमें पहला स्टोरी तो हमें लिटिल रेड राइडिंग हुड से संबंधित था। दूसरा स्टोरी देखिए इसमें स्टोरी है 2 कपल की। सिचुएशन इसमें पहला क्या आता है, द यंग कपल आर स्ट्रगलिंग टू मेक दियर बोथ एंड्स मीट। दोस्तों यहाँ पर 2 यंग कपल अपना किसी तरह से स्ट्रगल करके यानी कि संघर्ष करके गुजारा कर रहे होते हैं। और इसमें दूसरा क्या है, सिचुएशन है ये कि किसी तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके जीवन में संघर्ष है। और कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, देयर इज नो मनी टू बाय क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ईच अदर। उनके पास पैसे नहीं होते। यहाँ ये कॉम्प्लिकेशन है कि उनके पास मनी नहीं है कि वो क्रिसमस पर एक दूसरे को प्रेजेंट दे सके। और क्राइसिस क्या होता है, डेला द वाइफ का नाम क्या है, एला, सेल हर ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर टू बाय वॉच चेन फॉर द चेनलेस वॉच फॉर हर हस्बैंड। डेला जो कि उसके बाल काफ़ी लंबे हैं, वो अपने सुंदर बालों को बेच करके अपने हस्बैंड जिनके पास से घड़ी है लेकिन उसमें चैन नहीं है, उस घड़ी के लिए चैन खरीदने के लिए वो अपने बालों को बेच देती है। यहाँ पे देखिए, सी एनॉक्सियसली वेट्स फॉर द मोमेंट व्हेन शी कुड प्रेजेंट द चेन ऑफ हर हस्बैंड्स रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होती है कि वो इस चेन को अपने हस्बैंड को प्रेजेंट करेगी, यानी कि वो अपने बाल को बेच करके अपने हस्बैंड के चेनलेस वॉच के लिए चेन खरीदती है। और उसमें वो बहुत ही खुश रहती है उस क्षण के लिए कि जब वो अपने हस्बैंड को वो चेन भेंट करेगी। अब यहाँ पे देखिए क्लाइमेक्स क्या होता है। ये तो क्राइसिस था कि यहाँ पे इसने अपने बाल को बेचा अपने हस्बैंड के चेन के लिए, लेकिन क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स में है जिम। यहाँ पे दोस्तों जो लेडी है उसका क्या नाम है, लेडी का नाम है डेला और जो हस्बैंड है उसका नाम है जिम। जिम द हस्बैंड हैड सोल्ड हिज गोल्डन वॉच टू बाई ए सेट ऑफ कॉम्स फॉर द ब्यूटीफुल हेयर ऑफ हिज वाइफ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए चेन लेती है, चेनलेस वॉच के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, हस्बैंड अपने उस वॉच को बेच करके जो चेनलेस था उसको बेच करके वो अपनी वाइफ के सुंदर बालों के लिए कॉम्ब लेता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए, द डिस्कवर दैट द गिफ्ट्स हैव नो टेम्परेरी वैल्यू बट रियलाइज दियर ग्रेट लव फॉर ईच अदर। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वहाँ पर उनकी जो गिफ्ट है वो एक तरह से उतनी वैल्यूएबल नहीं है जितना कि वो रियलाइज करते हैं कि वो उन्होंने एक दूसरे के प्रति उनके मन में कितना प्यार है, एक दूसरे के लिए कितना स्नेह है कि वहाँ पर उन्होंने अपनी सबसे प्यारी चीज़ को बेच करके अपने जो भी पार्टनर हो उसके लिए कुछ न कुछ लिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 10 वी सी दैट ए मास्टर राइटर लाइक ओ हेनरी डेवलप्ड दिस प्लॉट। तो दोस्तों इस तरह से जो यहाँ पे राइटर है हेनरी,
उन्होंने इस कहानी को विकसित किया, इस कहानी को आगे बढ़ाया। द गिफ्ट ऑफ द मागी थ्रू द यूजुअल 4 स्टेजेस, however there are many stories with a little deviation from the above guidelines। तो दोस्तों इस तरह से देखिए अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरह की स्टोरीज बनाते हैं। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे हमने स्टेप 1 स्टेप 2 में ये सारी चीज़ें देखी है। अभी स्टेप 3 और स्टेप 4 देखना बाकी है। सबसे दोस्तों स्टेप 1 में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। स्टेप 1 में बस आपको केवल डिटरमाइनिंग द थीम रखना है, और स्टेप 2 में ही आपको सारी चीज़ें याद करनी है, जिसमें आपका सिचुएशन आएगा, कॉम्प्लिकेशन आएगा, क्राइसिस आएगा, क्लाइमैक्स आएगा, और लास्ट का आपका इसमें 5 पॉइंट्स आपको लर्न करने रहेंगे। 5वां आपका है ब्रिंग द स्टोरी टू ए क्लोज। क्लियर? अब यहाँ पे आपका, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 में आप जल्दी जल्दी कवर करिए क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम कवर हो रहा है। द कैरेक्टर्स आर द पीपुल इन ए स्टोरी, द स्टोरी इज अबाउट देम, दे शुड अपीयर टू बी लिविंग एंड डूइंग थिंग, नॉट जस्ट मूविंग लाइक पपेट। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें डेवलपिंग द कैरेक्टर, स्टेप नंबर 3 है कहानी में जो लोग हैं वही कैरेक्टर्स हैं। एक तरह से जो कहानी में लोग दिखेंगे वो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि वही कहानी के मेन पात्र होंगे। कहानी थीम के बारे में होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जीवन जी रहे हैं और अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो जो भी लोग उसमें होते हैं वो एक उसमें नेचुरल लगता है कि ये सारी चीज़ें वास्तव में सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो जो उस तरह की कहानी का जो प्लॉट होता है वो बहुत ही ज़्यादा वास्तविक होता है। यहाँ पर देखेंगे जो लोग उसमें कार्य कर रहे होते हैं वो सजीव लगते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, ना कि कठपुतली की तरह इधर से उधर केवल मूव करने वाले, बल्कि वहाँ पे एकदम सजीव लगता है सब कुछ। जो भी कहानी में थीम लिखी जाती है, जो भी कहानी में लोग कैरेक्टर प्ले करते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए they must look dear the people we see in the real life, they must be believable, so we must picture them vividly in our mind, we must know what they think, feel, say, do, etc. Each character should be different from the others. This adds a realistic touch and increases the sharpness of their profiles. Each should have traits which would distinguish one from the other. Only then one should become an individual and not just one of the crowd. विश्वास करते हैं यहाँ पर कि सब कुछ एकदम वास्तविक है। इसी तरह से हम विभिन्न प्रकार के तस्वीरें हमारे मस्तिष्क में अंकित करते हैं कि जैसे कि सब कुछ रियल में हो रहा हो। यहाँ पे इस तरह का वातावरण क्रिएट किया जाता है। हम जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। प्रत्येक चरित्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो भी यहाँ पे कैरेक्टर प्ले करते हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल रियल लगती हैं। और इधर यहाँ पर हम बात करें आगे, इस तरह से हर चरित्र व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं और एक भीड़ से एक दूसरे को अलग भी करते हैं। एक तरह से यहाँ पे जो भी लोग होते हैं हर किसी का कैरेक्टर अलग होता है, हर किसी का डायलॉग अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो एक कैरेक्टर के बारे में ही हमें देखना है कि जो भी कैरेक्टर है वो किस तरह से फील कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से कह रहा है, क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रियलिस्टिक टच लिए हुए ये सारी चीज़ें इसमें क्रिएट की जाती हैं। क्लियर? अब हम देखें यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप है, इस्टेब्लिशिंग द सेटिंग। तो दोस्तों ये जो स्टेप नंबर 4 है इसमें ना ही कोई कैरेक्टर है ना ही कोई डायलॉग है, बस इसमें केवल आपकी सेटिंग होती है कि जो भी कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है उसके आसपास का वातावरण क्या है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं आसपास, वो सारी चीज़ें इस्टेब्लिशिंग द सेटिंग के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? तो ये एक बार हम देख लेते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज द सेटिंग, द टाइम, द प्लेस एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए स्टोरी टेक्स प्लेस।
तो जो भी परिस्थितियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। छोटी छोटी कहानियों का दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य, समय, परिस्थिति और स्थान जहां कहानी रची जाती है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। कहानी को वातावरण और दृश्य प्रदान करता है। जिस तरह की सेटिंग महत्वपूर्ण होती है उसको कहानीकार यूज करता है। जो भी विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं कहानी के अनुसार होने चाहिए, जिससे कि पाठक देख सके, सुन सके और उसका स्वाद ले सके। तो स्टेप नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टोरी छोटी सी दी गई है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड्स भी दिए गए हैं। वन डे ही, यहाँ पे देखिए नीचे आपको वर्ड्स दिए गए, इसमें से ही आपको चूज करना है ऊपर। वन डे ही सा ए हंटर, एक स्टोरी आपको बनानी है इस हेल्पिंग वर्ड की सहायता से। ही रैन वेरी फास्ट टू सेव हिज लाइफ, हिज अगली लेग्स हेल्प्ड हिम टू रन फास्ट। यहाँ पे आपका हेल्प्ड होगा। और द हंटर वाज लेफ्ट, ब्लैंक्स दिया, फिर बिहाइंड है, फार behind, suddenly his beautiful horns were caught in a bush। यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। तो इस तरह से आप इस वर्ड की सहायता से आप ये सारे जो भी सेंटेंस है उसको आप क्लियर कर पाएंगे और आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।